हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। प्यारे बच्चों, मैं गुरुदत्त शर्मा, वाइस प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल KVSRO डेली लाइव 1 पर। आई होप you are enjoying all the classes, okay? And here in this class we are discussing the unit electrostatics of class 12th physics. प्यारे बच्चों, this unit can give you approximately 8 marks. ये मैंने कई बार आपको बता दिया है, ठीक है? और आज इस यूनिट के पहले चैप्टर का, बच्चों इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, ओके? पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट और दूसरा जो चैप्टर है बच्चों उसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है? तो आज पहला चैप्टर का आखिरी दिन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बच्चों गॉस थ्योरम, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। With the help of Gauss theorem, you can find electric field intensity due to uniform and symmetric charge distribution. बच्चों, if charge is not a point charge, अगर point charge के अलावा चार्ज continuously charge distributed है, या तो लाइन के ऊपर या शीट के ऊपर या स्फीयर के ऊपर या किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के ऊपर, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो बच्चों, उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण we can find electric field intensity at any point using Gauss theorem. And I told you certain steps कि how to apply Gauss theorem. क्या steps थे? Step number 1, I would like to remind you that सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will decide the charge configuration. हम वो charge configuration decide करेंगे कि वो लाइन चार्ज है, स्फीयर पे चार्ज है या शीट पे चार्ज है, कैसा चार्ज है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है बच्चों? एंड पॉइंट नंबर 2, वो पॉइंट डिसाइड करेंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है? देन पॉइंट नंबर 3, वी डिसाइड या वी इमेजिन, हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, एक गॉसियन सरफेस गैस करेंगे, ठीक है? एंड पॉइंट नंबर 4, उसके बाद क्या करेंगे? वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस यूजिंग जनरल फार्मूला ऑफ फ्लक्स। व्हाट वाज द जनरल फार्मूला? फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा, ठीक है बच्चों? उसके बाद क्या करेंगे? देन वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम? फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड आफ्टर दैट हम दोनों फ्लक्स को इक्वल कर देंगे और वहां से E की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? तो बच्चों ये कुछ स्टेप्स थे जैसे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब इस गॉस थ्योरम की बच्चों हमारे कोर्स में 4 एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन में हम निकालेंगे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। ये फील्ड आप पहले से ही जानते हो, आपको पता है बच्चों कि पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? यू नो दिस फार्मूला वेरी वेल। व्हाट वाज द फार्मूला? ये फार्मूला आपने डिराइव किया था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज F by Q नॉट। और बच्चों पुट करने पर ये फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod Q by R square. This was the formula of electric field intensity due to a point charge Q at a distance R. Okay? Now we are going to derive this formula, same formula using Gauss theorem. ठीक है बच्चों? हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI। शॉर्ट में लिख देता हूं, आप मत लिखना एग्जाम में, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, आपको पूरा ही लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। ओके बच्चों, एक पॉइंट चार्ज Q है, ये सपोज करो पॉइंट चार्ज Q है और उससे R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर बच्चों आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है? तो बच्चों कोई भी डेरिवेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। तो बताओ क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है एक पॉइंट चार्ज Q,
तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, व्हाट इज गिवन टू यू, ए पॉइंट चार्ज क्यू गिवन है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अब हम लिखेंगे टू फाइंड। तो हमें निकालनी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहां पे निकालनी है, एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम Q। ये भी आप लिखेंगे इस डेरिवेशन में। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि स्टेप्स में कोई भी डेरिवेशन कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखेंगे, आफ्टर दैट वी विल राइट टू फाइंड, क्या निकालना है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहां पे निकालनी है, एट पॉइंट P। ओके बच्चों, एट ए डिस्टेंस R। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, याद करो। तो सबसे पहला स्टेप गॉस थ्योरम में क्या था, वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहां पे वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कौन है, ये चार्ज Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। ओके, डिसाइड हो गया। दूसरा पॉइंट था वो पॉइंट डिसाइड करना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो पॉइंट बच्चों ये हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट अस इमेजिन। आओ बच्चों इमेजिन करते हैं, एक गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। अब पॉइंट चार्ज अगर है तो बच्चों हमें इस चार्ज को एनक्लोज करना है। आपको पता है कि गॉस थ्योरम हम कब लगा सकते हैं, जब चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको गैस करना है कि गॉसियन सरफेस में कैसी लगाऊं कि उस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो। एक सिमेट्रिकल बॉडी, एक सिमेट्रिकल शेप की आपको गॉसियन सरफेस बनानी है। तो वो सिमेट्रिकल शेप कैसी हो सकती है, इट कैन बी ए स्फीयर लाइक दिस। तो बच्चों अगर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है तो आपको गॉसियन सरफेस कैसी इमेजिन करनी है, एक स्फीयर की फॉर्म में, और ये डॉटेड डॉटेड बनानी है, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, कल्पना है। तो आप उसको डार्क लाइन में नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन में। और आप लिखेंगे लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है बच्चों। गॉसियन सरफेस बनाएंगे रेडियस R की, पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो पॉइंट P से पास हो रही है। ओके, तो हमारे 3 स्टेप हो गए। पहला वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड हो गया जिसके कारण हमें E निकालना है, इस चार्ज का निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, और गॉसियन सरफेस भी बन गई, ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट क्या है, कैन यू टेल मी। चौथा पॉइंट है कि इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालो। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना है बच्चों, और कैसे निकालना है, जनरल फार्मूले से। कैसे निकालना है, जनरल फार्मूले से, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, यहां पे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लें, तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये उसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये डायरेक्शन होगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एंड यू कैन फील दैट एट एवरी पॉइंट, यहां पर भी अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे +1 कूलम, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी, यहां पर ऐसे होगी। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस यू कैन फील दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। कहीं पर भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही मिलेगी आपको। ओके, इस चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी हर पॉइंट पे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल, अगर मैं यहां पे नॉर्मल भी ड्रॉ करूं सरफेस के ऊपर, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 0 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है। फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू A, क्योंकि थीटा हो जाता है 0, ठीक है। और सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल हो तो फ्लक्स क्या होता है, 0 हो जाता है, कोई फ्लक्स पास नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना है यहां पे। तो इस पर्टिकुलर केस में एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस यू कैन फील दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, at every point. So what will be the flux? To flux through the Gaussian surface. बताइए इस Gaussian surface का कितना फ्लक्स होगा यूजिंग जनरल फार्मूला। क्या फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E इंटू एरिया इंटू cos 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पे, ठीक है बच्चों।
तो E मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये कौन सा एरिया है? इस गॉसियन सरफेस का एरिया। आप जो फ्लक्स निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं? गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का? पाई। बताइए गॉसियन सरफेस कैसी होगी? पॉइंट चार्ज के चारों तरफ बनानी है आपको गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशन में। तो ये सर्कल नहीं है बच्चों, क्या है ये? स्फीयर है। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। कौन से फार्मूले से? जनरल फार्मूले से। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चों फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या जानते हैं आप? बताओ। वी नो दैट यूजिंग गॉस थ्योरम व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड क्यू एनक्लोज्ड का मतलब है चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो बताओ इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? यही तो है वो चार्ज जो एनक्लोज्ड है, क्यू। तो क्यू एनक्लोज्ड को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये फ्लक्स आ गया गॉस थ्योरम के फार्मूले से, इसको नंबर 2 लिख देते हैं। और ये फ्लक्स आ गया जनरल फार्मूले से। तो दोनों ही फ्लक्स हैं, दोनों ही इसी गॉसियन सरफेस के फ्लक्स हैं। अब क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा? ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां से E की वैल्यू आ जाएगी, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अरे ये क्या? ये फार्मूला तो बच्चों देखा देखा सा दिख रहा है, कभी देखा है आपने ये फार्मूला? यस, ये तो वही फार्मूला है। देखो, दिस इज द सेम फार्मूला, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला हमने डिराइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव हो गया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है इसके साथ। ही मे आस्क यू, वो आपसे ये भी कह सकता है कि डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ डिराइव करो। तो बच्चों आपको याद होगा कूलम्स लॉ किस काम आता है? कूलम्स लॉ से हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, फोर्स निकालते हैं। अब आपको पता है अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, तो बच्चों ये डेरिवेशन यहां तक तो एज इट इज होगी, यहां तक तो करनी है। अब आपको बस फोर्स का फार्मूला बनाना है। आपके पास E का फार्मूला आ गया, F का फार्मूला बनाना है। तो यू नो दैट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज क्या होता है? E होता है। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू E। ठीक है, यानी कि अगर यहां पे इस पॉइंट पे हम Q नॉट चार्ज रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है। तो बच्चों E निकल चुका है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल दी। तो फोर्स क्या हो जाएगा? Q नॉट E, जस्ट Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये जो भी आई है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आ गया फोर्स का, Q नॉट बाई आर स्क्वायर। अरे वाह, ये तो वही फार्मूला है। कौन सा? कूलम्स लॉ का फार्मूला, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला कूलम्स ने बताया था हमें कि जिससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस। तो यहां पे बच्चों हमने निकाल दिया कूलम्स लॉ, भी डिराइव कर दिया यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है बेटा सागर सहरावत, बहुत दिन से तुम पूछ रहे थे कि सर कूलम्स लॉ डिराइव करो यूजिंग गॉस थ्योरम, कूलम्स लॉ डिराइव करो। तो बच्चों आपका एक कूलम्स लॉ डिराइव हो गया यहां पे। ठीक है, तो हमने कूलम्स लॉ भी डिराइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों अगर कूलम्स लॉ डिराइव करने को आए तो पूरा डेरिवेशन यहां तक करना है। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, तो बस यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने कूलम्स लॉ भी डिराइव किया यूजिंग गॉस थ्योरम और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाली ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। और बच्चों ये क्या थी? पहली एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की। ठीक है,
तो हमने क्या देखा कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाल ही सकते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज का भी निकाल सकते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी गॉस थ्योरम का यूज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे गॉस थ्योरम की दूसरी एप्लीकेशन, जिसमें हम निकालेंगे क्या, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब वो होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडक्टर के केस में चार्ज हमेशा कहां रहता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों रहता है ये बाद में बताएंगे, फिलहाल याद कर लो कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो चाहे स्फीयर होलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो उससे होलो या सॉलिड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, एक तो है यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है उसकी जो डेंसिटी है चार्ज की वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और आपको याद होगा कि हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ओनली फॉर यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिक मतलब जिस बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी एक परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। तो स्फीयर की तो एक डेफिनेट शेप भी होती है। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। लेट अस सी। तो बच्चों देखो, ये एक स्फीयर है और लेट अस सपोज कि इसके ऊपर चार्ज है, और मान लो कितना चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज Q है, एंड दिस चार्ज Q इज, यू कैन सी इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज की डेंसिटी सेम है। और बच्चों इस स्फीयर की जो रेडियस है, लेट अस सपोज वो कैपिटल R है। कितनी है, कैपिटल R। इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। तो बताओ क्या गिवन है, एक चार्ज Q गिवन है, चार्ज Q गिवन है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R। ये बच्चों लिखना है आपको, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा इस बोर्ड पे, आप लिख लेना। ओके, तो ये हमें गिवन है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, अब कहां निकालनी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस स्फीयर के बाहर हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे, मान लो यहां निकालनी है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। स्फीयर की सरफेस पे भी निकलवा सकता है हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, भाई यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, या स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे निकलवा सकता है कि यहां पे निकालो। तो तीन रीजन बनेंगे, नंबर 1 आउटसाइड द स्फीयर, नंबर 2 ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड नंबर 3 इनसाइड द स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो तीन जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी इस सवाल के अंदर यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले कहां निकालते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। तो बच्चों मान लो कि ये कोई पॉइंट है P, वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो ये पॉइंट कितना दूर है यहां से, स्मॉल r डिस्टेंस पे है बच्चों। इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर से कितना है, स्मॉल r। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, दो स्टेप तो हमारे हो गए। पहला स्टेप क्या होता है गॉस थ्योरम में, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना, जिसके कारण हमें E निकालना है। तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये स्फीयर हो गया। दूसरा वो पॉइंट डिसाइड करना जहां पे E निकालना है। कहां निकालना है पॉइंट, आउटसाइड, एट एनी पॉइंट P। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तीसरा स्टेप क्या था बताओ, तीसरा स्टेप था लेट अस इमेजिन गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब आपको गॉसियन सरफेस गैस करनी है कि गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, एक सिमेट्रिकल शेप की होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ ऐसी गॉसियन सरफेस क्या होगी
जिस पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ही हो जितनी इस पॉइंट पी पे है। तो एक यूनिफॉर्म शेप की गॉसियन सरफेस हम यहां पे कल्पना करेंगे बच्चों इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। आप इसको याद भी कर सकते हो कि अगर हमें स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम गॉसियन सरफेस भी कैसी बनाएंगे, स्फेरिकल ही बनाएंगे। ओके, पॉइंट चार्ज के केस में भी गॉसियन सरफेस कैसी बनाते हैं, स्फेरिकल। और स्फीयर के लिए भी गॉसियन सरफेस कैसी बनाएंगे, स्फेरिकल। और वो गॉसियन सरफेस बच्चों दैट शुड पास थ्रू दैट पॉइंट पी, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां से होते हुए हमें एक गॉसियन सरफेस बना देनी है। अब क्योंकि ये बच्चों इमेजिनरी सरफेस है इसीलिए कैसी बनाएंगे, डॉटेड लाइन में बनाएंगे ये गॉसियन सरफेस, डॉटेड बन गई। तो हम लिखेंगे लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, बताओ, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट पी से होते हुए गॉसियन सरफेस बन गई। तो 3 स्टेप तो पूरे हो गए गॉस थ्योरम अप्लाई करते समय। चौथा स्टेप बताओ क्या होता है, चौथा स्टेप होता है हमें क्या निकालना है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, थ्रू गॉसियन सरफेस, ध्यान रखो फ्लक्स हम निकालेंगे थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमने क्यों बनाई, ताकि ये जो चार्ज था स्फीयर के ऊपर ये एनक्लोज हो जाए। हमें चार्ज को एनक्लोज करना होता है बच्चों, ठीक है। जब तक एनक्लोज चार्ज नहीं होगा तब हम गॉस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है गॉस थ्योरम में क्या होता है, फार्मूला फ्लक्स का अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस की कल्पना की और उसमें हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे यूजिंग जनरल फार्मूला। तो बताओ क्या फार्मूला होता है फ्लक्स का, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों E A cos थीटा। ओके, तो अगर कहीं पर भी इस पूरी गॉसियन सरफेस पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो बच्चों जो स्फीयर का चार्ज है उसको ऐसे ही रिपेल करेगा रेडियली, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप हर जगह पूरी गॉसियन सरफेस पे आप फील कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट। आप कहीं भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है, और वो होता है E इंटू एरिया। तो थीटा 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि नॉर्मल भी इधर ही हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो गया। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए बच्चों। तो फ्लक्स कितना हो गया, E मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब कौन सा एरिया लेंगे आप, इस कंडक्टिंग स्फीयर का एरिया लोगे या गॉसियन सरफेस का एरिया, बताओ। हम किसका फ्लक्स निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फ्लक्स गॉसियन सरफेस का। तो एरिया किसका लोगे भाई, गॉसियन सरफेस का। वेरी गुड, तो एरिया कितना है बताओ, पाई आर स्क्वायर होगा कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर है। और cos 0 1 हो गया। तो बच्चों ये आ गया फ्लक्स। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया थ्रू दिस गॉसियन सरफेस यूजिंग जनरल फार्मूला। ठीक है बच्चों, और यहां पे E क्या है, ये है पॉइंट P पे E की वैल्यू, E आउटसाइड, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं E आउट। ठीक है, अब निकालते हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स। तो बताओ यूजिंग गॉस थ्योरम क्या जानते हैं आप, फ्रॉम गॉस थ्योरम बताओ क्या फार्मूला है फ्लक्स का। फ्लक्स का फार्मूला है अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बताइए व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इसके अंदर वही चार्ज एनक्लोज्ड है बच्चों जो स्फीयर के ऊपर था। कितना था, Q था, देखो ये रहा। तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई Q। जब भी गॉस थ्योरम लगाएंगे पहले Q एनक्लोज्ड लिखेंगे और बाद में देखेंगे कि Q एनक्लोज्ड कितना है, Q है, तो हम यहां लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट Q नहीं लिखना है, पहले Q एनक्लोज्ड का फॉर्मूला लगाना है, फिर Q की वैल्यू पुट करनी है। ये नंबर 2 आ गया।
तो बच्चों ये तो आ गया फ्लक्स जनरल फार्मूले से, और ये फ्लक्स आ गया गॉस के फार्मूले से। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज क्या आ गई E की वैल्यू? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आ गई E की वैल्यू आउटसाइड। इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई कितनी? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q बाई आर स्क्वायर भी कह सकते हो, और Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला भी हमने कहीं देखा देखा लग रहा है, लग रहा है ना? ये तो वही फार्मूला है जो पॉइंट चार्ज का होता है। अगर पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पे हम E की वैल्यू निकालते थे तब भी तो यही फार्मूला आता था। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो भी बच्चों यही फार्मूला आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस फार्मूला इट अपीयर्स दैट द होल ऑफ द चार्ज ऑफ द स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस फार्मूले को देख के मैं ऐसा लग रहा है कि भाई मान लो सारा का सारा जो चार्ज है ना वो यहां पे कंसंट्रेटेड है। अगर ये सारा चार्ज यहां पे ना होकर के यहां होता और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाई जाती, चार्ज Q यहां पे होता और R डिस्टेंस पे आपको E निकलवाता, तब भी तो यही फार्मूला आता। ठीक है ना? तो इस फार्मूले से देख के ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि स्फीयर के बाहर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q अपॉन में R स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें लेना है बच्चों, R स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये तो बाहर निकल गई। अब हम निकालेंगे इसकी सरफेस पे। ठीक है बच्चों, अगर ये पॉइंट यहां के बजाय यहां हो जाए, सरफेस पे आ जाए, देखो देखो, अगर ये पॉइंट बाहर है, यहां पे है, तो ये डिस्टेंस R है। अगर इस पॉइंट को मैं यहां से इस सरफेस पे ले आऊं तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अभी हमने कहां निकाल दिया? कहां निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटसाइड द स्फीयर निकाल दिया। अब हम निकालते हैं एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एट द सरफेस, ओके, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों अगर हमें स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पे क्या होगा? जो स्मॉल r है वो कैपिटल R बन जाएगा। स्मॉल r क्या बन जाएगा? कैपिटल R बन जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस थी वो इतना रह जाएगी। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे हम। ओके, तो क्या बन जाएगा बताओ? E सरफेस ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अगर बाहर निकालनी है तो ये फार्मूला है, जो भी सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है वो यहां पे लेना है R स्क्वायर। मगर सरफेस पे निकालनी है तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा? कैपिटल R, उसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा स्फीयर की। ये बन गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे तीसरा पॉइंट। कहां पे? इनसाइड द स्फीयर। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट कहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इनसाइड द स्फीयर। चलिए उसको यहां निकाल लेते हैं, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड सपोज यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है पॉइंट P पे। अब की बार ये पॉइंट P कहां पे है? स्फीयर के अंदर है। तो आपको यहां से होते हुए गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां से होते हुए क्या मान लेते हैं हम?
गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले जनरल फार्मूला से फ्लक्स निकालेंगे। तो जनरल फार्मूला से फ्लक्स क्या होगा, अब मान लो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल आर, ओके, तो जनरल फार्मूला से फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए, E इंटू 4πr², और इसको इक्वेट कर देंगे गॉस थ्योरम के फार्मूले से फ्लक्स। गॉस थ्योरम के फार्मूले से फ्लक्स क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। अब बताओ व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब बच्चों चार्ज सारा कहां है, जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उस पे चार्ज कहां होता है, आउटर सरफेस पे होता है। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर निकालनी है तो गॉसियन सरफेस तो हमें यहां माननी पड़ेगी। अब बताओ इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, ये जो गॉसियन सरफेस हमने मानी है क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, बताओ है कोई चार्ज। जो भी चार्ज है कंडक्टिंग स्फीयर में कहां है, बाहर है, सरफेस पे है। अगर हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हमें गॉसियन सरफेस भी अंदर माननी पड़ेगी, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। Q एनक्लोज्ड की वैल्यू 0 है, तो 0/ε0 क्या हो गया, 0। तो बच्चों E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 अपॉन दिस 4πr², यानी कि 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, 0 होती है। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। सरफेस पे इतना होता है, और उसके बाहर स्फीयर के बाहर कितना होता है, बाहर होता है 1/4πε0 Q बाई छोटा r²। ठीक है, अंदर क्या होता है, E इनसाइड 0 होता है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अब आपसे अगर वो कहे ग्राफ बना दो भाई, ड्रॉ द ग्राफ स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है r, उसमें ग्राफ बना दो। मान लो ये स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है, और वो चार्ज बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो जब डिस्टेंस वेरी करेगा तो बताओ E में और R में ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं, आपने देखा कि सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, बताओ क्या है, सेंटर से सरफेस तक अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। ठीक है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। तो मतलब यहां से जो ग्राफ बनेगा वो 0 रहेगी। कहां तक 0 है, सेंटर से सरफेस तक, मतलब कैपिटल R तक, यहां से लेके यहां तक E की वैल्यू 0 है। जैसे ही कैपिटल R हुआ, सरफेस पे हम आ गए, तो बच्चों E की वैल्यू सडनली ये हो गई, ये वाली एकदम से E की वैल्यू बढ़ गई। तो डॉटेड डॉटेड दिखाना है, मतलब एकदम से E की वैल्यू इतनी हो गई जो यहां पे आई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये है वो वैल्यू, ये वाली। और उसके बाद अगर R बढ़ेगा, सरफेस के बाहर अगर हम जाएंगे, सरफेस पे जो छोटा R है उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर E की वैल्यू 0 है। सरफेस पे सडनली एकदम से मैक्सिमम हो गई बच्चों, ये सरफेस पे जो E की वैल्यू है मैक्सिमम है। और उसके बाहर अगर हम देख रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, तो आपने देखा कि जो E आउटसाइड है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो जैसे जैसे ये R बढ़ेगा E की वैल्यू घटेगी। अगर ये R कैपिटल R से कम हो गया, देखो अगर ये R कैपिटल R से भी कम हो गया तो हम अंदर पहुंच जाएंगे, और अंदर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर E की वैल्यू 0 हो जाएगी। मगर जैसे ये R कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, E की वैल्यू एकदम से मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम इसके बाहर जाएंगे, जैसे कि हम बाहर जाएं, बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, अगर हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें
तो ई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग घटती चली जाएगी। ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो सेंटर से सरफेस तक ई की वैल्यू 0 है, सरफेस पे सडनली मैक्सिमम हो गई, यहां पे इतनी हो गई, जे वैल्यू है वो, और उसके बाहर अगर हम जा रहे हैं स्फीयर के बाहर, तो बच्चों ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि आउटसाइड जो ई की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई की वैल्यू घटती चली जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चों। ये ग्राफ अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या पूछा जाएगा आपसे, ही विल आस्क यू टू ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हमने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी बच्चों यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए ये थी दूसरी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। अब हम देखते हैं तीसरी एप्लीकेशन जिसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की तीसरी एप्लीकेशन जिसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक चार्ज है Q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन ऑफ लेंथ L। ठीक है बच्चों, और उसके कारण हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लेट अस सपोज ये कोई लाइन है और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों चार्ज Q। Let charge Q is given to you and this charge Q is uniformly distributed over this line of length L। और बच्चों आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point P। Suppose this is the point P where you want to find electric field intensity and let this point is at a distance small r from this line। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो बताओ क्या गिवन है, ये बच्चा बताएगा क्या गिवन है, बताओ। लाइन चार्ज गिवन है, आप लिखेंगे एक चार्ज Q गिवन है। क्या गिवन है, एक चार्ज Q गिवन है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। कैसी लाइन, लाइन ऑफ लेंथ L। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, बताओ अगला स्टेप क्या होगा, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कहां पे फाइंड करनी है, एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस लाइन। ओके, ये भी लिख देंगे आप। चलिए मैं नहीं लिखूंगा अब ये, अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि नाउ यू कैन राइट दीज लाइंस योरसेल्फ। ओके, थर्ड स्टेप बताओ क्या होगा। पहला स्टेप वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये लाइन है जिसके कारण हमें E निकालना है। दूसरा स्टेप वो पॉइंट ये रहा जहां पे हमें E निकालना है। तीसरा स्टेप क्या होता है बताओ, इमेजिन। लेट अस इमेजिन। तो चलिए इमेजिन करते हैं, लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, तो गॉसियन सरफेस का हम गैस करेंगे। तो लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, लाइन चार्ज के जैसी। तो अगर ये लाइन चार्ज है तो बच्चों इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो यहां से होते हुए गॉसियन सरफेस बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ऐसे। ठीक है, और गॉसियन सरफेस बच्चों क्योंकि इमेजिनरी सरफेस है इसीलिए हमने ये कैसी बनानी है, डॉटेड बनानी है। कैसी बनानी है, डॉटेड। तो लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर।
पासिंग थ्रू P, बन गई गॉसियन सरफेस। बस 3 स्टेप हो गए, अब 2 स्टेप बचे। क्या करना है बताओ? चौथा स्टेप में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है जनरल फार्मूले से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉस थ्योरम के फार्मूले से। दोनों को इक्वल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले सिलेंडर का फ्लक्स निकालते हैं जनरल फार्मूले से, E A cos थीटा वाले फार्मूले से, ठीक है। और बच्चों एक क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी का किया था, मैंने आपको करवाया था कि किस तरह से हम सिलेंडर का फ्लक्स निकालते हैं। तो सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जाए बताओ? इसमें कितनी सरफेस है? 3 सरफेस है। 2 कैसी है? ये फ्लैट सरफेस है और एक कैसी है? कर्व्ड सरफेस है। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है सिलेंडर का, फाई टोटल, तो क्या होगा? लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स, जो ये वाली लेफ्ट सर्कुलर सरफेस है, प्लस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, प्लस राइट वाली सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स। लेफ्ट सर्कुलर सरफेस, कर्व्ड सरफेस और राइट सर्कुलर सरफेस का C फॉर सर्कुलर, L फॉर लेफ्ट, ओके। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस सरफेस की बात करें, ये जो फ्लैट सरफेस है, यहां पे अगर हम नॉर्मल डालें तो नॉर्मल इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी। तो पूरा जो फ्लैट सरफेस है, इस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के टेंजेंशियल है। यू कैन फील कि यहां पर अगर हम देखें, अगर कोई चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सरफेस के टेंजेंशियल होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, दिखाओ। जैसे ये सिलेंडर है, ये गॉसियन सरफेस है, तो यहां पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो बच्चों कैसी होगी? ऐसे टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल। तो कोई फ्लक्स निकलेगा इसके अंदर से? क्या इसके अंदर से कोई फ्लक्स निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है? सरफेस के टेंजेंशियल है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है? टेंजेंशियल है, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। राइट सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों हो गया 0? आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर फ्लैट सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है बच्चों। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि फॉर द फ्लैट सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, इसीलिए इनका फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। अब केवल कौन सी सरफेस बची? कर्व्ड सरफेस। तो आप कर्व्ड सरफेस पे देखो, पूरी कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस के क्या होगी? बताओ? परपेंडिकुलर होगी कहीं पर भी। तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा सरफेस के अंदर से, ठीक है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी और नॉर्मल भी इधर ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका फ्लक्स अगर हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस का, तो क्या होगा? E इंटू एरिया। एरिया किसका? कर्व्ड सरफेस का। कितना होता है कर्व्ड सरफेस का एरिया, पता है आपको? 2 पाई आर एच होता है। एच यहां पे इसकी लेंथ है, ये वाली कितनी है? ये L, ठीक है। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स हो गया E मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इस पूरे सिलेंडर का कितना हुआ? E इंटू 2 पाई आर L। नंबर 1 लिख दें इसको। ये फ्लक्स आ गया बच्चों इस सिलेंडर का यूजिंग जनरल फार्मूला, ओके। नाउ अब हम इस सिलेंडर का फ्लक्स निकालते हैं गॉस थ्योरम के फार्मूले से। बताओ क्या होता है? गॉस थ्योरम कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ Q एनक्लोज कितना है? इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है? तो हम जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर बच्चों Q चार्ज एनक्लोज है, और वो Q चार्ज कहां है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए लाइन ऑफ लेंथ L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि लाइन जो चार्ज है उस चार्ज की आपको डेंसिटी दे रखी होगी, आपको चार्ज नहीं दिया होगा। आपको ये नहीं कहेगा कि भी चार्ज Q एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहेगा कि लाइन है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लाइन की लेंथ L है। तो बच्चों वहां से चार्ज आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या होता है? Q बाई L। तो Q क्या हो जाएगा? लैम्डा L। तो अगर आपको लैम्डा गिवन है तो आपको Q निकालना पड़ेगा लैम्डा इंटू L करके, फिर यहां पे आप लैम्डा L लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्टली चार्ज ही गिवन है तो आप ये लिख दोगे Q बाई
एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आ गया फ्लक्स गॉस थ्योरम के फार्मूले से और ये आ गया फ्लक्स जनरल फार्मूले से। अब क्या करें, इक्वेट दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम 1 and 2 E into 2 pi RL is equal to Q by एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गई बच्चों E की वैल्यू, ये आ गई Q बाई 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ व्हाट इज Q बाई L? ध्यान से देखो, व्हाट इज Q बाई L? चार्ज पर यूनिट लेंथ। बताओ क्या होता है Q बाई L? Q बाई L क्या होता है? लैम्डा लैम्डा होता है। तो फार्मूला आ गया बच्चों लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। You can see the formula of electric field intensity due to a line charge कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो जो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइन चार्ज का, अगर आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और R में ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा? देखो बच्चों, R जब 0 होगा तो E की वैल्यू एनीथिंग अपॉन 0 क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और जब R इनफाइनाइट हो जाएगा तो E की वैल्यू 0। तो ऐसा ग्राफ बनाना है, इधर भी नहीं मिलाना है, इधर भी नहीं मिलाना है, कहीं भी नहीं मिलाना है, ऐसे जाएगा। ओके, R को जब 0 लेंगे तो E की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, R को जब इनफाइनाइट लेंगे तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा ग्राफ आएगा जिससे पता लग रहा है कि E क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R होता है बच्चों। और एनसीईआरटी में इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को कर सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर। ऑन द सेम फार्मूला यू कैन यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज। लेट मी टेल यू द क्वेश्चन, विच इज दैट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है ओके, यस, क्वेश्चन इज 1.23। बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.23। इट इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, ये जो भी हमने डिराइव किया यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पढ़ी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं यूजिंग लाइन चार्ज। ठीक है, तो हमने गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन पढ़ ली अभी तक। पहला, पॉइंट चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उसके बाद हमने किसका निकाला? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहां कहां निकाला? स्फीयर के बाहर, स्फीयर की सरफेस पे और स्फीयर के अंदर निकाला। अब हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। अगर चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और अगर आपको सारी वैल्यूज दे रखी हो तो आप क्या यहाँ पे एक काम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा इसको इजी बना सकते हैं। कैसे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका फायदा बच्चों ये होगा कि आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है। कितनी होती है? 9 into 10 raised to the power 9. Okay, and other values lambda and R you can put and you can get the answer. And you know that unit क्या होता है? E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर, जो बाद में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये थी तीसरी एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन। तो बच्चों अब हम देखेंगे गॉस थ्योरम की चौथी एप्लीकेशन, जिसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक शीट होगी चार्ज की बनी हुई और उसका साइज क्या? इनफाइनाइट, बहुत बड़ी शीट है, और उसके कारण हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट। ओके, तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से बनाना है, गलती नहीं करनी है। कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम बनाएंगे एक शीट ऑफ चार्ज।
तो इस तरह से आप शीट बना लेंगे। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको बच्चों एक शीट बनानी है, ठीक है। अभी मत बनाओ, पहले देख लो। अब जो शीट आप बनाएंगे उस शीट के ऊपर चार्ज है, और वो चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस शीट से कुछ दूरी पे, शीट के सामने यहां पे किसी पॉइंट पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब बच्चों दो तरह की शीट होती है, एक होती है थिन शीट, एक होती है थिक शीट। थिन शीट और थिक शीट में क्या फर्क है? थिन शीट का मतलब वेरी वेरी थिन, और शीट इतनी थिन है कि सेम चार्ज इज विजिबल फ्रॉम बोथ साइड्स। शीट की जो थिकनेस है बच्चों वो चार्ज के बराबर है, मतलब जो चार्ज इधर से दिख रहा है वही चार्ज इधर से दिख रहा है। दैट मीन्स कि शीट के ऊपर अगर इस साइड चार्ज क्यू है तो सेम चार्ज ही पीछे से दिखाई दे रहा है। बट जो थिक शीट होती है, थिक शीट, उसमें इस साइड डिफरेंट चार्ज होता है और इस साइड डिफरेंट चार्ज होता है। अगर इधर चार्ज क्यू है तो इधर भी क्यू है, तो टोटल चार्ज 2q हो जाएगा। बट थिन शीट में, हम जो हमारे कोर्स में क्या है, थिन शीट, तो थिन शीट में बच्चों दोनों साइड का टोटल चार्ज क्यू ही है। जो चार्ज इधर से दिखाई दे रहा है इधर से भी वही चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिकॉज द थिकनेस ऑफ द शीट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द चार्ज, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट थिन शीट। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट पे। और मान लो इस शीट की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, यू नो सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो सिग्मा है। और इस शीट का टोटल एरिया कितना, कैपिटल ए। कितना एरिया है, कैपिटल ए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, गिवन, बताओ क्या गिवन है। एक चार्ज Q गिवन है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए थिन इनफाइनाइट शीट। हम क्या लिखेंगे, एक चार्ज Q, व्हाट इज गिवन, ए चार्ज Q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चों यार ध्यान दो इस पॉइंट पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हम जो गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो और सिमेट्रिक हो। तो चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए थिन इनफाइनाइट शीट, ठीक है बच्चों, ऑफ एरिया ए। मान लो शीट का एरिया कितना है, ए है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड क्या करना है, बताओ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहां पे निकालनी है, एट एनी पॉइंट P, ओके। इस शीट के कारण, जैसे मानो ये शीट है, ठीक है, और इस शीट पे चार्ज है लाइक दिस, और आपको क्या करना है, इस शीट के कारण इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है, और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहां पे, ड्यू टू दिस शीट, एंड दिस इज वेरी थिन शीट, ओके। तो देखो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, इमेजिन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहां पे बच्चों माननी है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस की जो शेप है, देखो हम ऐसी भी मान सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसी, हम ऐसी गॉसियन सरफेस मान सकते हैं विच इज पासिंग थ्रू दिस शीट। ये थोड़ा साइज इसका बड़ा हो गया, मैं आपको छोटे वाले दिखाता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चों। हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे विच इज पासिंग थ्रू दिस शीट, ऐसे करके, पियर्सिंग थ्रू, इसको बोलते हैं पियर्सिंग थ्रू। पियर्सिंग थ्रू मीन्स PIERCING, पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब होता है उसके अंदर से आर पार जाता हुआ, ठीक है। तो हम गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड भी मान सकते हैं। वी कैन अज्यूम ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। शीट का शेप, ये वाला फेस कैसा है, देखो स्क्वायर है, और रेक्टेंगल मान सकते हो आप। तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, क्यूबॉइड, पासिंग थ्रू द शीट, क्यूबॉइड पियर्सिंग थ्रू द शीट। अदरवाइज हम गॉसियन सरफेस बच्चों मान सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ऐसे ही मान सकते हैं, लाइक दिस,
सिलेंडर पियर्सिंग थ्रू द सीट, सीट के अंदर से जाता हुआ, सीट के अंदर से आर पार जाता हुआ सिलेंडर, ये होता है बच्चों गॉसियन सरफेस। अब इसको 3 डायमेंशन में कैसे दिखाएं, ठीक है, तो 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए आपको क्या करना है, डायग्राम कैसे बनाना है ये सीखो। देखो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे इस डेरिवेशन को करने के लिए, तो यहां पे कट छोड़ देंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, यहां पे कट छोड़ना है। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं ये डायग्राम, ये तो मैंने जानबूझकर ऐसे बनाया था। अब देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक स्मॉल कट यहां पे आप छोड़ देंगे जानबूझ करके इनिशियली ही, ठीक है, ऐसे। अब आपको मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो बच्चों यहां से होते हुए हम क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस, ऐसे बनानी है गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और इसको ऐसे डॉटेड में बनाएंगे। अब आपको देखो 3D व्यू आ रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिलेंडर इस सीट के अंदर से आर पार गया है, ऐसे फील आना चाहिए आपको कि जो सिलेंडर है इट इज पियर्सिंग थ्रू द सीट। अब आप इसके ऊपर चार्ज दे सकते हो। ये डायग्राम बनाने की टेक्निक मैंने आपको बताई कि आप सीट का डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, बताओ, सिलेंडर। और सिलेंडर भी कैसा, which is piercing through the sheet. पियर्सिंग थ्रू, PIERCING, पियर्सिंग थ्रू द शीट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। गॉसियन सरफेस मानेंगे सिलेंडर पियर्सिंग थ्रू द शीट, ठीक है। अब चौथा स्टेप बताओ क्या होता है, गॉसियन सरफेस का क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। कौन से फार्मूले से, जनरल फार्मूले से। क्या होता है जनरल फार्मूला फ्लक्स का, बताओ, E A cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस गॉसियन सरफेस को, ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी 3 सरफेस हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस, तो 2 कैसी हैं, फ्लैट सरफेस, ठीक है बच्चों, ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस है, 2 फ्लैट सरफेस है। इसका मैं अलग से आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे मान लो ये सीट ऐसी होती लाइक दिस, और ये होती गॉसियन सरफेस लाइक दिस, देखो यहां पे ऐसे ऐसे होती गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मान लो यहां पे मुझे निकालना है इस पॉइंट पे, तो अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे मानूं तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। यू फील, अगर ये शीट है और ये पॉजिटिव चार्ज वाली सीट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे निकालना है तो यहां पे हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानना पड़ेगा, तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। अगर ये शीट है और मेरे को यहां पे फील्ड फाइंड करना है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है शीट पे, तो इसका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, ओके। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है शीट के ऊपर, अगर मैं यहां पे 1 कूलम चार्ज रखूं तो ये चार्ज क्या करेगा, उसको इधर रिपेल करेगा, और अगर मैं 1 कूलम चार्ज यहां पे रखूं तो उसको इधर रिपेल करेगा। दैट मींस कि राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और लेफ्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा, ठीक है, पक्का होगा। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं, देखो तो अगर मैं बात करूं बच्चों कर्व्ड सरफेस की, किसकी, कर्व्ड सरफेस की, ऐसे जैसे ये कर्व्ड सरफेस है, ये डायग्राम बच्चों ऐसे है, एक्चुअली 3D में दिखा रखा है। तो कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप फील कर सकते हैं, ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, टेंजेंशियल होगा, कैसे होगा, तो बताओ क्या कर्व्ड सरफेस में से कुछ निकलेगा, क्या इस कर्व्ड सरफेस में से कोई फ्लक्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। फ्लक्स केवल कहां से निकलेगा, इस फ्लैट सरफेस से निकलेगा, ऐसे बाहर की तरफ, और इधर से भी निकलेगा, इधर से फ्लक्स इधर निकलेगा और इधर से फ्लक्स इधर निकलेगा, क्योंकि जो फ्लैट सरफेस है सिलेंडर की, आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ओके।
नहीं समझे? तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम स्मॉल एरिया काट देते हैं, नॉर्मल डाल देते हैं, देखो ऐसे। तो इधर हम देखें तो नॉर्मल भी इधर ही होगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर हम पीछे का नॉर्मल डालें तो पीछे का नॉर्मल पीछे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे की तरफ ही होगा। शीट के पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पीछे की तरफ होगा, शीट के राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट में होगा, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के टेंजेंशियल होगी, तो बच्चों कर्व्ड सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस कर्व्ड सरफेस के कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो हम बात करेंगे टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सिलेंडर कितना होगा, फ्लक्स ऑफ लेफ्ट सर्कुलर सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ राइट सर्कुलर सरफेस। ओके, तो बताइए लेफ्ट सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा, क्या होता है, मॉड ई मॉड ए कॉस थीटा। तो बच्चों लेफ्ट फेस के लिए अगर हम देखें, अच्छा आप ऐसे देखो, ये शीट है, अगर मैं देखूं इस तरफ ऐसे, तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और नॉर्मल भी इधर ही होगा। अगर मैं यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा इस तरफ। तो लेफ्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, ऐसे ही राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बात करूं इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होंगे फ्लैट सरफेसेस के लिए, और कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सरफेस के टेंजेंशियल होगी, इसीलिए कर्व्ड सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस वाले पार्ट का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स। तो लेफ्ट सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स देखते हैं पहले, इस वाले पार्ट का फ्लक्स क्या होगा, वो होगा E इंटू इसका एरिया। तो लेट अस सपोज बच्चों ये जो एरिया है, इस स्मॉल एरिया, इसको हम ds कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ds, और cos जीरो, क्योंकि इसके लिए E और एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, प्लस ऐसे ही हम राइट साइड के लिए देखें, E इंटू में इसका एरिया ds और फिर से cos जीरो। मजेदार बात यही है कि दोनों साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये बन गया 2E इंटू ds। ये क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इस गॉसियन सरफेस का। और बच्चों यहां पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स जीरो क्यों होगा, क्यों जीरो होगा बताओ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेंजेंशियल टू द कर्व्ड सरफेस। ये लाइन आप लिख देंगे, ठीक है। जो मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं वो लिख देंगे कि भाई कर्व्ड सरफेस के लिए नॉर्मल अगर हम डालेंगे यहां पे, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, तो ई ए cos 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के टेंजेंशियल है, इसीलिए क्या होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा फ्लक्स निकल गया जनरल फार्मूले से। अब हम फ्लक्स निकालेंगे कौन से फार्मूले से, गॉस थ्योरम के फार्मूले से। तो क्या कहता है गॉस थ्योरम का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बच्चों हमें दी हुई है सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, ठीक है। तो बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा होता है। तो अगर हमें चार्ज निकालना है तो क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो ये बताइए कि अगर मैं वो सरफेस ले लूं, अगर मान लो ये सरफेस है, तो अगर इसका एरिया, ये एरिया ds है, कितना एरिया है ये ds, तो मुझे ये बताओ इस ds एरिया के अंदर इस शीट के ऊपर यहां पे कितना चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा, उसको मैं कह देता हूं Q, और वो कितना होगा, वो चार्ज होगा बच्चों सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds। भाई अगर पूरी शीट का एरिया A है तो पूरी शीट पे चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया, है कि नहीं है। बट ये जो छोटा सा एरिया ds है, इसके पीछे, इसके अंदर अगर हम देखें, इस सिलेंडर के अंदर यहां पे आके, तो यहां पे कितना चार्ज होगा,
ये होगा सिग्मा इंटू ये वाला एरिया, कितना है ये ds, सिग्मा ds। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे हम क्या करेंगे, Q एनक्लोज्ड, इस सिलेंडर के अंदर यहां पे कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ये कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ये एनक्लोज्ड है सिग्मा इंटू ये वाला एरिया, जितना ये एरिया है उतना ये एरिया है, तो कितना हो गया सिग्मा इंटू ds अपॉन, ये बच्चों नंबर 2 आ गया। तो हमने दोनों तरीके से फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ, इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर देंगे बस और हमारा काम हो जाएगा। तो क्या हो गया 2E/ds इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ds से ds कट गया, तो बताओ कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप सब लोग याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बच्चों आर पे डिपेंड नहीं कर रही। इस फार्मूले में कहीं आर है नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। मतलब कि वो पॉइंट शीट से कितनी भी दूर हो, यूनिफॉर्मली चार्ज जो शीट होती है बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। थिन इनफाइनाइट शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि ई में और आर में ग्राफ बनाओ तो बच्चों ऐसा होगा, क्योंकि वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। आर चाहे जो मर्जी हो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, कहीं पर भी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डायरेक्शन निकालनी है तो यहां पे अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो राइट में निकालेंगे तो डायरेक्शन राइट में आएगी, लेफ्ट में निकालेंगे यहां पे शीट के यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो ये चार्ज उसको लेफ्ट में रिपेल करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा बस, और राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा। वैल्यू उसकी यही होगी, कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 0 के, आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। आर की पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि आर पे डिपेंड ही नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। अ शीट, थिन इनफाइनाइट शीट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है बच्चों। तो ये आपने सीखी गॉस थ्योरम की चौथी एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको गॉस थ्योरम की 4 एप्लीकेशंस बताई। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हमने सीखा यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देन लाइट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने सीखा थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ठीक है। तो ये थी गॉस थ्योरम की 4 एप्लीकेशन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं गॉस थ्योरम के बारे में जो याद रखना है, ठीक है। बहुत जरूरी पॉइंट है कि जो गॉसियन सरफेस हम मानते हैं, व्हेनेवर वी इमेजिन गॉसियन सरफेस, तो बच्चों गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज। जब भी हम गॉसियन सरफेस मानते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा जो गॉसियन सरफेस मानी मैंने वो शीट के अंदर से पास की थी, इस शीट के अंदर से इस शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और हमने गॉसियन सरफेस को यहां से पास कर दिया। दैट मींस द गॉसियन सरफेस वाज पासिंग थ्रू आवर चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज। तो बच्चों गॉसियन सरफेस जो होती है वो कंटिन्यूअस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर से भी पास हो सकती है। जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसके ऊपर से भी गॉसियन सरफेस पास हो सकती है, मगर कभी भी गॉसियन सरफेस अगर आइसोलेटेड चार्ज है, डिस्क्रीट चार्ज है, उसके ऊपर से पास नहीं हो सकती। गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज। व्हाई? देखो अगर कोई डिस्क्रीट चार्ज है, ये वाला चार्ज है मान लो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये कोई चार्ज है तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको पता होगा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं जो इस चार्ज के बहुत नजदीक है, जैसे जैसे हम इस चार्ज के बच्चों नजदीक जाते हैं तो आर घटता है, आर घटेगा तो ई की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही आर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब कि अगर हम वो पॉइंट इस चार्ज के ऊपर ही ले लें
आर जब 0 हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बच्चों चार्ज की पोजीशन पे, जहां पे चार्ज अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है, डिस्क्रीट चार्ज है, तो उसकी खुद की पोजीशन पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस विदाउट बाउंड, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, सडनली जंप करता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम डिस्क्रीट चार्ज की बात कर रहे हैं तो कभी भी डिस्क्रीट चार्ज के अंदर से हम कोई गॉसियन सरफेस पास नहीं कर सकते। अगर हम यहां से कोई गॉसियन सरफेस पास करने की कोशिश करेंगे तो गलत बात है, जबकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज अगर है तो उसके अंदर से गॉसियन सरफेस पास हो सकती है, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज का जो पॉइंट होता है, जो सिंगल चार्ज अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली जंप करता है, ठीक है। तो वहां पे हमें गॉसियन सरफेस पास नहीं करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको गॉस थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों, और ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। So this was the whole chapter, electric charges at rest. So I hope you enjoyed this chapter. All points are clear to you. If still you have doubts, you can ask your wonderful teachers waiting for you in your schools. You can call them and you can call me also. आप मुझ पे भी आप लिख करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उनके आंसर हम देंगे आपको। ओके बच्चों, तो अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसके भी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, फॉर्मूलों पे जो बेस्ड हैं, जितने भी फार्मूले हैं, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।